हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्रवीण, राहुल, अरे वाह, कमेंट रिफ्रेश करो एक बार। दोस्तों, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? गोलू भी हमारे साथ आ चुका है। चलिए, वेरी गुड। नई चीज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन मेंसुरेशन 3D 3D, ठीक है ना? 3D मेंसुरेशन 3D। हाँ सौरभ, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो मेंसुरेशन जो है एक बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेंसुरेशन 3D में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसमें एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, स्फेयर, ठोस गोला, कोन, शंकु, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, कोन, शंकु, ठीक है ना? स्फेयर, हेमी स्फेयर, गोला, अर्धगोला, दोनों चीजें पढ़ेंगे। कोन, शंकु, कोन के बाद फ्रस्टम, बाल्टी, छिन्नक, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, पिरामिड। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है ना? यस दीक्षा, प्रिज्म, पिरामिड सबसे लास्ट में। सबको समझ में आया कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, ठीक है मेरे दोस्तों? चलिए करवाते हैं रोकी। उसके बाद आपका सिलेंडर, बेलन, फिर उसके बाद स्फेयर, हेमी स्फेयर, गोला, अर्धगोला, उसके बाद कोन, शंकु, फ्रस्टम, ठीक है मेरे दोस्तों? उसके बाद आपका सबसे लास्ट में प्रिज्म और पिरामिड। इसी के साथ आपका समाप्त हो जाएगा। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं मेरे दोस्तों, ठीक है, मेंसुरेशन 2D कुछ नहीं होता है अभिषेक, ये ज्योमेट्री ही होता है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D एक ही बात है, वो मैं आपको एक साथ कराऊंगा, चिंता मत करिए बेटा, ठीक है? बिल्कुल भी चिंता मत करो आप। चलिए, यस रोशनी, नाउ स्टार्ट करें अब। चलिए, अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो चाहे आपका सीजीएल का प्री हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपी हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्री के पेपर में देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से। मैं पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो है इसमें फॉर्मूला है और जो है लॉजिक इसमें नाम मात्र को है। इसमें ज्यादातर फॉर्मूला और कैलकुलेशन है। ये एक कैलकुलेटिव टॉपिक है। समझ में आया कि इसमें दुनिया भर की आपको कैलकुलेशन सीखनी है। कैलकुलेटिव टॉपिक है, समझ में आया? मतलब इसके सवाल में आपको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट भी लग सकता है। अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन कमजोर है तो इसका सवाल इतना कैलकुलेटिव भी आ जाता है कभी कभी पेपर में कि एग्जाम में करते वक्त आपके हाथ पांव फूल जाएं, ठीक है? तो आपको अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना होगा अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो। अभी अर्थमेटिक के टॉपिक की तरह जो है ये लल्लू टॉपिक नहीं है, इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है अर्थमेटिक के कंपैरिजन में। समझ में आपको आगे मेरी बात? और आपको फॉर्मूले याद रखने और वैल्यू रख के कैलकुलेशन करते जानी है। तो चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल प्री हो, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे दोस्तों फिर आपके रेलवे के पेपर हो, चाहे आपका कोई स्टेट एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना? क्या इसमें कोई दिक्कत? 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप सीजीएल मेंस को टारगेट करते हैं, अगर आप सीजीएल मेंस के एग्जाम को टारगेट करते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन में से 6 से 8 क्वेश्चन तक केवल आपके जो है मेरे दोस्त मेंसुरेशन 3D से रहेंगे डायरेक्ट। 6 से 8 क्वेश्चन तक। आपको हमारी बात समझ में आ गई ना?
क्लियर है? तो प्री में 1 से 2 सवाल आएगा और मेंस में आपका 6 से 8 क्वेश्चन तक रहेगा। क्लियर है? गौरव कह रहे सर आपने फास्ट कैलकुलेशन का क्लास नहीं लिया। कैलकुलेशन का क्लास लेने से नहीं होता गौरव कुछ भी है भाई। दुनिया भर की यूट्यूब पे कम से कम कैलकुलेशन फास्ट करने की, यूट्यूब पे कैलकुलेशन फास्ट करने की कम से कम 1 लाख वीडियो पड़ी हुई हैं। 1 लाख वीडियो फ्री पड़ी हुई हैं। हुई कैलकुलेशन फास्ट तुम्हारी उससे? वीडियो पढ़ के या किसी टीचर के पढ़ाने से या कुछ चीजें रट लेने से, कुछ जो है बेकार की ट्रिक सीखने से आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती। कैलकुलेशन एक प्रोसेस है भाई। कैलकुलेशन एक प्रोसेस है। जैसे तलवार सीख लेने से आदमी बहादुर बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बहादुरी आदमी की एक निशानी है। वैसे ही समझ में आया? कैलकुलेशन एक स्लो प्रोसेस है। आप कैलकुलेटिव सवाल सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस करो 50 से 60 सवालों की, और सवालों के माध्यम से ही कैलकुलेशन को सीखो, तब जाके आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। कितना टाइम देते हो आप अपनी कैलकुलेशन पे? जीरो कैलकुलेशन को आप टाइम देते हो। आधा घंटा बैठ के जोड़ घटाना गुणा भाग लंबा चौड़ा कभी करके देखा? कभी नहीं करके देखा। कैसे कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी? एक बच्चे का खुद का एफर्ट ही कैलकुलेशन को मजबूत बना सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे चलते हैं। हाँ सुरेश, हाँ बिल्कुल रहा। एसएससी जीडी में भी आएगा बेटे, लेकिन वहां बहुत आसान लेवल की चीज होती है। बुक कौन सी ले सर? देखिए बार बार बच्चे बुक को पूछते रहते हैं। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, पहली बार बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कि सबसे पहले आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। पहली बात कि आपको केवल पिछले 4 सालों का, आपको केवल पिछले 4 सालों का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है प्री का। चाहे वो आपका सीजीएल का प्री हो, चाहे सीएचएसएल का प्री हो, चाहे आपका सीडीएस का पेपर हो, चाहे आपका सीपीओ का पेपर हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका जीडी हो। आप केवल पिछले 4 साल का ही पेपर सॉल्व करेंगे। 10 से 15 साल पुराने क्वेश्चन लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये हमने एक बुक निकाली है एसएससी सीजीएल मेंस चैप्टर वाइज। इसमें मेंस के ही क्वेश्चन है, केवल और केवल मेंस के ही सवाल हैं। तैयारी कभी भी प्री को ध्यान में रख के नहीं की जाती। जो बच्चा प्री को लेकर तैयारी करता है उसका जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी हमेशा बड़ी जंग के लिए की जाती है, छोटी जंग अपने आप जीत जाओगे। तो ये इसमें पिछले 10 सालों के मैंने क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया। टोटल 2400 क्वेश्चन है। ये आपके लिए रामबाण सवाल हैं। इन 2400 क्वेश्चन को आपको उतने ही मन से जो है लगाना है जितने मन से मोदी जी झूठ बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ओनली एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले 2400-2500 ये सवाल लगाइए, उसके बाद आगे देखना कि क्या करना है। ठीक है ना? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले 4 से 5 साल के उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको बुक मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमने सारी पीडीएफ डाल रखी हैं। ठीक है? ओनली सबसे पहले प्रीवियस ईयर करो, सारी शीट सॉल्व करो, कंसेप्ट पढ़ो, बस हो गया कल्याण। शुरुआत में इतना काफी है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए प्रीवियस ईयर को साइड कर दो, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, आप केवल मॉक टेस्ट लगाओ, केवल मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारे सोशल मीडिया है जिन पे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे बच्चे नए नए सवाल भेजते रहते हैं, उन सवालों को सॉल्व करते रहो। ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? दोस्तों यस, मुझे नहीं लगता यहां तक एक भी स्टूडेंट को जो मैंने बातें बोली उसमें आप कोई संदेह बचा। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन 3D। अब ये जो कोई डी का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है डायमेंशन।
डी का मतलब होता है डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं विमाएं। देखिए 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। जैसे मैं दोस्तों आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाता हूं, आयत। भाई इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, लेकिन क्या इसकी कोई मोटाई है? भाई आपके सामने मैंने ये लिया कागज का पेज, भाई ये पेज है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी मोटाई 0 है। इसकी मोटाई ना के बराबर है, इसकी थिकनेस लगभग 0 है। तो ऐसी फिगर को बोलते हैं हम टू डायमेंशन, जिसमें 2 ही डायमेंशन है, केवल लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपके सामने बुक लेता हूं, ये बुक लेता हूं, तो इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है और इसकी थिकनेस भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। तो ऐसी फिगर को बोलते हैं हम 3D फिगर, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 2D इज ए पोर्शन ऑफ ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री ही है, कोई अलग से नई नवेली चीज नहीं है। आपको हमारी बात समझ में आ गई 2D और 3D में क्या फर्क है? तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक 3D फिगर पढ़ेंगे, क्यूब। हिंदी में बोलते हैं हम लोग दोस्तों इसे घन। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? घन। आप बताओ दोस्तों क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों ही बराबर होती हैं मेरे दोस्तों, उसको हम क्यूब या फिर घन कहते हैं। एक ऐसा डिब्बा, मैं आपके सामने चित्र बनाता हूं। देखिए 3D फिगर को बोर्ड पे बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, सही तरीके से आपको ये दिमाग में ही समझना होता है। दिखाई दिया आपने? क्या आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। टू डी बेटा मुकेश, देखिए तो आपके सामने बॉक्स है। तो दोस्तों इस बॉक्स की ये हो गई लेंथ, फ्रंट से देखोगे तो लेंथ। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। अब देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। अब जैसे इस किताब का सरफेस देखिए, ये सामने से बिल्कुल प्लेन है, ये क्या है? बिल्कुल प्लेन, एकदम बिल्कुल सपाट, एकदम बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप किसी फिगर को सामने से देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लेटरल सरफेस एरिया है भाई, लेटरल सरफेस एरिया LSA, ठीक है मेरे दोस्तों। लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसे हम लोग पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी बहुत भयानक भाषा है, बहुत डरावनी लैंग्वेज है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने ये देखिए बुक दिखा रहा हूं, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने से देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने से देखो, तो सामने से दिख रहा है आपको, आप इसका पीछे देख सकते हो, फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, आजू बाजू बैक फ्रंट, आजू बाजू बैक फ्रंट। तो केवल आप ऊपर और नीचे नहीं देखोगे, ऊपर और नीचे के एरिया को छोड़ दो, आपको केवल फ्रंट से देखना है,
आजू बाजू से देखना है और बैक से देखना है। तो जितना भी सरफेस इस बुक का है वो होता है लिटरल सरफेस एरिया। किसी भी फिगर को ऊपर और नीचे से ना देख के सामने चारों ओर से जितना भी एरिया है उसको हम लोग लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी भी फिगर को चाहे वो कैसी भी दिखती हो कोई मतलब नहीं, ऊपर और नीचे से नहीं देखना है, चारों ओर से जितना भी क्षेत्रफल उस बुक द्वारा ऑब्जेक्ट द्वारा बन रहा है उसको हम लिटरल सरफेस एरिया कहते हैं। अगर आप जैसे इस किताब को देखो तो यहां प्लेन है भाई, ये प्लेन है, इधर से भी प्लेन है, इधर से भी प्लेन है, इधर से भी प्लेन है मेरे दोस्तों। तो ये हुआ लेटरल, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। अब एक चीज हो रही है दोस्तों, CSA, CSA शॉर्ट में हिंदी इंग्लिश शब्द में लिख रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। हिंदी में बोलेंगे इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में कहेंगे जी इसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर देखे सामने से देखने पर प्लेन चीज नजर आ रही है, प्लेन एकदम, तो वर्ड यूज करेंगे लिटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। और लिटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? आपको ऊपर और नीचे नहीं देखना है, चारों तरफ देखना है, आगे पीछे आजू बाजू। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कोई चीज गोल मटोल है, गुदगुदी है, जैसे कि भाई ये हमारे पानी का जग है, ये प्लेन तो नहीं है, ये क्या, ये गोलाकार है, वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है। वक्र समझते हैं ना, ऐसे ये देख रहे हैं, ये जग देख रहे हो ना, ऐसे कैसे कर्व आ रहा है इसमें, देखो ना, ऐसे घुमावदार है, घुमावदार। तो आप इस जग को सामने से देखिए, आपको ना तो ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, केवल चारों ओर से जितना भी एरिया इस जग का है उसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व है भैया। अगर जो है फिगर लिटरल है तो लिटरल बोल दो, और फिगर इस जग की तरह कर्व है तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। है इन दोनों बातों का एक ही मतलब। मैथमेटिक्स में दोनों चीजें एक ही हैं, बस लिटरल सरफेस एरिया प्लेन सरफेस के लिए और कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस के लिए। बोलो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बताइए। दोस्तों यहां तक किसी भी भैया को कोई डाउट है? मेरे प्यारे भाई हाँ है ना, कुछ तो बोलते रहा करो यार, बोलते नहीं हो। ठीक है, आगे चलें। तो ये मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हिंदी में कहेंगे जिसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी में हम लोग कहेंगे इसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं, डबल डबल क्लास हो चुकी है बेटा अब आप लोगों की, एकदम लाइव है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, आप अगर उसमें चारों ओर का एरिया भी कवर कर लो और ऊपर का एरिया भी, ऊपर और नीचे का एरिया भी कवर कर लो, किसी ऑब्जेक्ट में जितने भी सरफेस हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी सरफेस हैं, सभी एरिया को काउंट कर लो, सभी सरफेस के एरिया को जोड़ लो तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया कुछ और नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब लिटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, तो एक ही बात होती है भाई, प्लस एरिया ऑफ बेसिस, प्लस एरिया ऑफ बेसिस है भाई, प्लस एरिया ऑफ बेसिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है?
भाई किसी भी फिगर में आप किसी भी फिगर के लिटरल सरफेस एरिया में अगर आप ऊपर के और नीचे के सरफेस का एरिया ऐड कर दो तो सारे ही सरफेस काउंट हो जाएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी सतह होते हैं, जितने भी सरफेस होते हैं, सभी को काउंट कर लीजिए मेरे दोस्तों, तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा। नहीं विकास, अब आप लोगों की डबल डबल क्लास होगी। अर्थमेटिक तो अलग चल ही रहा है और एडवांस इस क्लास स्लॉट में चलेगा। मेरे दोस्तों अब से आप लोगों की डबल क्लास हुआ करेगी, मैं बता रहा हूं ना। अर्थमेटिक तो आपका चल ही रहा है और एडवांस का क्लास स्लॉट ये हो गया आपका जो है 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे एडवांस मैथ की क्लास होगी, जिसमें आज हम लोग मेंसुरेशन 3D से शुरू कर रहे हैं। यार इतना डाउट क्यों रहता है तुम्हारे मन में? संशय से भरे हुए लोग, तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, इतने कंफ्यूज लोग हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूं, कि मुझे करना क्या, क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है, क्या छोड़ना है। अरे माइंड को तेज रखो, बौखलाना कम करो, है भाई। समझ में आया? चलिए देखें मेरे दोस्त, अगर हम लेंथ की बात करते, लेंथ देखें, ऋतिक मैंने सब बता दिया। ध्यान सुनिएगा, अगर हम लेंथ देखें या ब्रेथ देखें या अगर मैं लंबाई देखूं, लंबाई है, लंबाई या चौड़ाई या मोटाई है भाई, ये तीनों एक ही बात है। इसको हम या तो सेंटीमीटर में नापते हैं या फिर मीटर में नापते हैं। इसको हम लोग या तो सेंटीमीटर में नापते हैं या फिर मीटर में नापते हैं। इसको या तो सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में नापते हैं। लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी या फिर किलोमीटर में होगी। आप बोलोगे जी सर, या फिर किलोमीटर में होगी। चलिए अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों एरिया को हम किस में नापते हैं? एरिया को मेरे दोस्तों या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं या फिर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं या फिर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा एक हेक्टेयर। हेक्टेयर जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अभी देखिए एरिया, आप जैसे खेत खरीदते हो, आप सरकारी ऑफिसर बनोगे तो खेत जरूर खरीदना, ठीक है ना, क्योंकि सरकार कभी भी धोखा दे सकती है, खेत जमीन नहीं देती। तो जमीन नापने के अलग अलग तरीके हैं, कोई गज में नापता है, कोई फिट में नापता है, कोई बीघा में नापता है, तो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरीका है। लेकिन मेरे दोस्तों हेक्टेयर एक ऐसा तरीका है, जब आप कागज बनाओगे जमीन के तो उसमें हेक्टेयर में ही लिखा होता है। तो हेक्टेयर एक स्टैंडर्ड तरीका है जो पूरी दुनिया में एक जैसा है। आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो एक हेक्टेयर का जो मतलब होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। एक हेक्टेयर एरिया कितना होता है? एक हेक्टेयर एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ये बात समझ में आ गई। तीसरी चीज होती है वॉल्यूम। दोस्तों तीसरी चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम या फिर हम कहते हैं इसको आयतन। वॉल्यूम या फिर हम इसको कहते हैं आयतन। आयतन मेरे दोस्त। तो वॉल्यूम को हम वॉल्यूम देखिए, एरिया में लंबाई और चौड़ाई आती है केवल। एरिया में लंबाई और चौड़ाई आती है केवल। वॉल्यूम में लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा, मोटाई भी आएगा। तो वॉल्यूम की यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब होगी या मीटर क्यूब होगी। वॉल्यूम की यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब होगी या मीटर क्यूब होगी या लीटर होगी या फिर लीटर होगी या फिर क्या होगी मेरे दोस्तों? लीटर। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फिर लीटर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है?
आयतन को या तो हम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, या मीटर क्यूब में नापते हैं, या फिर लीटर में नापते हैं। कोई दिक्कत इसमें? वॉल्यूम को हम लोग कैपेसिटी भी बोल देते हैं, कभी कभी वॉल्यूम को हम लोग कैपेसिटी भी बोल देते हैं। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको दोस्तों धारिता। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? धारिता। धारिता, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है आप लोगों को। ये यूनिट का कंसेप्ट मैंने आपके सामने क्लियर किया कि क्या होता है, ठीक है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई संशय? सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। एक चीज आपने पढ़ा होगा है भाई, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। किलो, किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, या लीटर लिख लीजिए, या लीटर लिख लीजिए। डेसी, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका लीटर मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। प्रवीण सब बताऊंगा मेरे दोस्तों, प्रवीण सब बताऊंगा, चिंता मत करो। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। अब देखिए, ये यहां से शुरुआत करेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो 10 से गुणा होती जाएगी। ऊपर की तरफ जा रहे हैं 10 से गुणा होती जाएगी, 10 से गुणा होती जाएगी। या ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं। अभी ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से गुणा होती जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 10। और नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 से भाग होता जाएगा, डिवाइड बाई 10। अभी नीचे की तरफ आएंगे 10 से भाग होता जाएगा, डिवाइड बाई 10। इतना बेसिक मैंने कभी नहीं पढ़ाया। मुझे पता है कि आप अभी तक के मेरे सबसे कमजोर विद्यार्थी हो। डिवाइड बाई 10 समझ में आया? अब इस बात का क्या मतलब है, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मीटर है, देखिए बहुत सारी आपने फिजिक्स तो बिल्कुल पढ़ी नहीं होगी, मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है फिजिक्स है। कुछ चीजें होती हैं जिसको नापने की इंसान को जरूरत पड़ी है। हमें लंबाई नापने की जरूरत पड़ती है, तो लंबाई नापने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो मीटर है। हमको लेंथ नापने की जरूरत पड़ती है। अब पाकिस्तान लेंथ किसी और तरीके नापता है, अमेरिका किसी और तरीके से नापता है, श्रीलंका किसी और तरीके से नापता है भाई, हर देश अपने अलग अलग तरीके से नापता है। तो भैया फिर इन सब की मीटिंग हुई, अमेरिका सबका माई बाप अमेरिका ने बुलाया, अरे भाई बात सुनो, सब आओ इकट्ठा होते हैं, हर आदमी अपना अलग ही राप नाप रहा है। तो उन्होंने मिलके एक कंक्लूजन बनाया कि यार हम एक फिक्स कर देते हैं, हम फिक्स कर देते हैं और पूरी दुनिया जो है इसी चीज को फॉलो करेगी, पूरी दुनिया इसी चीज को फॉलो करेगी। अभी उन्होंने बोला कि यार ये लेंथ है, आज से हम इसको 1 मीटर कहेंगे, ये लेंथ है, आज से हम इसको 1 मीटर कहेंगे। तो पूरी दुनिया बोली हाँ जी ये 1 मीटर है। तो सबने माना कि ये जो लेंथ है, आपने देखा होगा 1 मीटर कपड़ा नपवाने जाते हो तो वो 1 मीटर की लेंथ रखता है अपने पास, तो 1 मीटर, वो पूरी दुनिया में सब जगह 1 मीटर की लंबाई सेम हो गई। पूरी दुनिया में 1 मीटर की लंबाई सेम हो गई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पे आए। तो मीटर जो है एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिट है। सारे के सारे देश मीटर की लेंथ को सेम ही रखते हैं, 1 मीटर। आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि श्रीलंका में 1 मीटर कपड़ा कितना है और इंग्लैंड में 1 मीटर कपड़ा कितना है, दोनों में बराबर ही है। तो हर चीज को जो है जनरलाइज किया गया, पूरी दुनिया में एक जैसा बनाया गया। अब लंबाई के लिए तो हमने मीटर बना दिया। फिर हमको नापना होता था लिक्विड, दूध खरीदते हैं या पानी खरीदते हैं भाई, किसी के यहां तो 1 लीटर पानी ड्राम भर के आ रहा, किसी के यहां पे जो है पानी जो है वो गिलास भर भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं कि हमें लिक्विड को नापना होता है, द्रव को, तो इसके फिक्स यूनिट बना देते हैं लीटर। आपने देखा होगा दूध खरीदने जाते तो 1 लीटर का डब्बा आता है, इतना सा छोटा सा मग्गा आता है 1 लीटर का, ठीक है ना। तो लिक्विड नापने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों 1 लीटर। क्या यूज करते हैं? 1 लीटर। मैं बताऊंगा लीटर क्या कितना होता है, ये भी बताऊंगा। फिर हमें वजन नापना होता है, सॉलिड का वजन नापना होता है भाई। आप खरीदते हो, सोना खरीदते हो या चांदी खरीदते हो, तो क्या किस
उस पे खरीदोगे, कितना है ये कैसे पता लगेगा? वजन को नापने के लिए, सॉलिड चीजों का वजन नापने के लिए हमने जो स्टैंडर्ड चीज बनाई मेरे दोस्तों, वो है ग्राम। वो क्या है? जीएम, ग्राम। तो भैया लंबाई नापने के लिए मीटर, लिक्विड को नापने के लिए लीटर, और वजन नापने के लिए ग्राम। समझ में आया? ग्राम। अब मेरे दोस्तों ये तीनों ही स्टैंडर्ड चीजें हैं, इनको ये सबसे ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए डेली लाइफ में। अब जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, मैं आपसे कहूंगा सर 1 डेकामीटर क्या होता है? 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? मैं आपसे कहता हूं 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप ऊपर की तरफ गए हो तो 10 गुना हो गया ना, तो 10 मीटर, 10 मीटर होते हैं। एम का मतलब मीटर। मैं आपसे पूछता हूं एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो भैया आप 2 पोजीशन ऊपर चले गए ना, 10 से गुणा, 10 से गुणा, तो आप कहोगे सर 100 मीटर। 100 मीटर लंबी लेंथ ले लीजिए, वो 1 हेक्टोमीटर कहेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि सर 1 किलोमीटर, अभी किलो हो गया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आज आपको पता चलेगा। ऐसा क्यों? ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है, पूरी दुनिया में एक जैसी फॉलो होती हैं। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, तीसरी पोजीशन पे पहुंच गए ना, तो 1000 मीटर। और आप जानते भी हो कि 1000 मीटर लंबाई का 1 किलोमीटर होता है। बोलो। ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्या होगा मेरे दोस्त? सेंटीमीटर। तो आप नीचे उतरे, पहले डेसीमीटर पे बटे 10, फिर बटे 10, बटे 10, बटे 10, 2 बार नीचे आ गए ना, तो बटे 100 हो गया। यानी कि 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। यानी कि जो मीटर की जो लेंथ होती है ना, मीटर की जो लेंथ होती है उसके 100 बराबर टुकड़े कर दो। मीटर की जो लेंथ होती है उसके 100 बराबर टुकड़े कर दो, तो जो एक टुकड़ा आएगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। 1/100 मीटर, या फिर 0.01 मीटर ये कह सकते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मैं 100 की यहां गुणा कर देता हूं तो 1 मीटर बराबर क्या आ जा रहा है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? सेम इसी तरीके से अगर 1 मिलीलीटर कहूंगा तो क्या आएगा? 1 मिलीमीटर। तो भाई बटे 10 बटे 10 बटे 10, तो बटे 1000 हो जाएगा। 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। अब कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को कि लंबाई को नापने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? अभी मुझे लगता है कि इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बात भी पता नहीं पड़ रही है, बताओ कितने दुख की बात है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 1 डेसीग्राम बराबर क्या होता है अभी, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जवाब दीजिए। देखिए डेसीग्राम, ये ग्राम बीचों बीच, नीचे आओगे डेसी के लिए बटे 10 करना होगा। तो 1 डेसीग्राम का मतलब होता है 1/10 ग्राम। 1/10 ग्राम, आप समझे? 1/10 ग्राम यानी कि 0.1 ग्राम। नीचे जाओगे तो 10 से भाग होगा, ऊपर जाओगे 10 से गुणा होगा। 1 किलोग्राम क्या है भाई? 1 ग्राम है। यहां पे 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 1000 किलोग्राम। 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब मुझे लगता है कि आपको मेरी कही की बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब दोस्तों, ये जो लीटर है ना, ये जो लीटर है, पहले तो ये समझते कि वॉल्यूम क्या होता है। पहले तो ये समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या लीटर। अब जैसे मेरे दोस्तों, जैसे मेरे पास ये जग है, मैं आपसे पूछता हूं इस जग का वॉल्यूम क्या है, तो इस जग में जितना पानी आ सकता है, जितना ये पानी होल्ड कर सकता है ये जग, यही इस जग का वॉल्यूम होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा,
और अमेरिका सारे देशों को कोने में लेके गया। उसने बोला कि यार एक डब्बा बनाओ, उसने बोला कि एक बॉक्स तैयार करो। ध्यान सुनेगा, एक बॉक्स तैयार करो। आप बोलोगे हाँ जी सर, अमेरिका जो बोलेगा वो करना है। ठीक है, एक बॉक्स तैयार करो। इस बॉक्स की लंबाई भी 1 मीटर रखो, चौड़ाई भी 1 मीटर रखो, ऊंचाई भी 1 मीटर रखो। आप बोलोगे जी सर, लंबाई भी 1 मीटर रखो, चौड़ाई भी 1 मीटर रखो और मोटाई भी 1 मीटर रखो। अब इसमें पानी भर दो। इसमें क्या भर दो? पानी भर दो। पूरे बॉक्स में पानी भर दो। तो इस बॉक्स में जितना पानी आया, इस बॉक्स में जितना पानी आया, इसी पानी की क्वांटिटी को बोला ये 1000 लीटर पानी है। आज से इसका नाम 1000 लीटर। आज से इसका नाम 1000 लीटर। समझ में आया? तो लीटर यहां से पैदा हुआ। ठीक है, उन्होंने बोला कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स बनाओ और इस पूरे बॉक्स में पानी भर दो। ये जितना पानी इसमें भरा गया वो 1000 लीटर पानी है। अब इसके 1000 बराबर टुकड़े कर दिए, इसके 1000 बराबर टुकड़े कर दिए तो 1 लीटर मिल जाएगा ना। तो वहां से 1 लीटर का जग बनाना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ये 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है, यही है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को इंक्लूड करो। इंक्लूड करने का मतलब गुणा। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब। तो मेरे दोस्तों आपको समझना है कि ये होता है आयतन। आयतन की यूनिट या तो मीटर क्यूब होती है, लीटर होती है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या दोस्तों इसमें आपको मेरी बात समझ में आई है? दिस इज द स्टैंडर्ड कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 की पावर 3 लीटर, 10 की पावर 3 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 लीटर। अगर मैं यहां से 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगा, इससे ज्यादा बेसिक की उम्मीद बिल्कुल ना करें, तो 10 की पावर 3 इधर चला जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ये हो जाएगा। अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, है भाई, यही है, 10 की पावर -3 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इस मीटर की जगह 100 रखेंगे, 100 रखेंगे तो 100 का क्यूब, 10 की पावर 2 का क्यूब, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। होगा सत्यानंद? क्लियर? अब मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। अभी भी नहीं समझ में आई है तो हिमालय की नुकीली पहाड़ियां आपके लिए इंतजार कर रही हैं, उन पर जाके तपस्या करिए मोदी जी की तरह। पढ़ लिख तो नहीं पाओगे लेकिन उनकी तरह कामयाब जरूर हो जाओगे। नुकीली वाली पहाड़ी पे ही करना तपस्या, ठीक है? और ज्यादा नहीं, बस 35-40 साल, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्यूब पे। ये मैंने आपको बेसिक बताया, क्यूब। एक ऐसा बॉक्स बनाइए जिसकी लंबाई भी ए हो, ठीक है मेरे दोस्तों, जिसकी चौड़ाई भी ए हो और जिसकी मोटाई भी ए हो, जिसकी मोटाई भी ए हो। तो आप कहोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो इसी बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक है, तो आप बताओ, मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया, इसमें आपको कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको कितने कोने या कितने वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं? जवाब दीजिएगा। इसमें आपको कितने वर्टिसेस या फिर कोने दिखाई दे रहे हैं? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं?
मेरे पास ये किताब कोई बॉक्स समझ लीजिएगा। कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 1 2, एक बच्चा कह रहा रमाकांत 12, अमित 12, ऋषभ 4। आपको समझ नहीं आता। मैं पूछ रहा हूं कोने आपका कमरा है, आप कमरे में बैठे हो ना, आप कमरे में बैठे हो ना, कमरे के कोने गिनो जरा कितने? 4 ऊपर कोने आ रहे हैं, 4 नीचे कोने आ रहे हैं, 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं, 8। 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोने होते हैं गधे, 8 कॉर्नर्स। अगर मैं बात करूं फेस, भाई इसके कितने फेस हैं? फेसेस, या हिंदी बोलूंगा सतह, कितने सतह हैं? कितनी सतह हैं इसकी बताइए। तो मेरे दोस्तों एक किताब है, आप अपना कमरा देखो है भाई, आमने सामने, आजू बाजू, ऊपर नीचे, टोटल 6 फेस हैं। कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। आमने सामने, आजू बाजू, ऊपर नीचे, टोटल 6 फेस हैं। किसी भी बॉक्स की 6 फेस होती है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए एजिस कितनी है? एजिस, एजिस का मतलब किनारा लंबाई, जो कॉर्नर पे जो लंबाई होती है, किनारा लंबाई। बताइए कितनी एज है भाई? जैसे आप ये किताब देखिए तो किताब पर ये जो है, ये किनारे पे ये लेंथ आ रही है ना, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है? 12 आ रही है। 2 2 4 2 6 2 8 10 12, ठीक है भाई। 12 कितने किनारे हैं आ रहे हैं? 12। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? 4 ऊपर 4 नीचे है भाई, और बाकी आमने सामने हो जाएंगी। 2 2 12। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है? ठीक। अगर मैं बात करूं तो क्यूब का ईच फेस एक स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखो, स्क्वायर जानते हैं, वर्ग, वर्ग तो सभी लोग जानते कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। नहीं बेटे, चलिए आगे चलते हैं। तो आपके सामने में जो क्यूब बना है, इसके 6 फेसेस हैं भाई। ईच फेस इज ए स्क्वायर। क्यूब के जो 6 फेस हैं, 6 के 6 फेस वर्ग होते हैं कि जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी। मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए क्यूब है, आप अपने कमरे में बैठे हो तो जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, तो क्या बन जाएगा? हर फेस एक स्क्वायर, एक वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होते हैं। क्या डाउट है रौनक? क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होते हैं। 6 वर्ग जो है, जो उसकी सतह होती है, वो सारी की सारी वर्ग होती हैं। तो अगर मैं इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया पूछूं दोस्तों, अगर मैं इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया पूछूं तो बताइए क्या होगा? अगर मैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बोलूं तो क्या होगा? डायगोनल पे भी आएंगे गुड्डू, पहले लेटरल सरफेस एरिया बताइए। तो मेरे दोस्तों, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, हर सरफेस एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है? केवल फ्रंट से देखना। अभी आगे पीछे आजू बाजू यानी कि 4 सरफेस देखने हैं, तो हर एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है। तो 4 सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। 4 सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 4a स्क्वायर। गौरव, ये आप क्यूबॉइड का बता रहे हो, क्लियर है? 4a स्क्वायर, क्योंकि आपको टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना होता है। अगर मैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछूंगा, टोटल सरफेस एरिया, तो मेरे दोस्तों ध्यान से बताइएगा,
क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा, तो क्यूब के सारे टॉपर बॉटम को भी इंक्लूड कर लो। अब क्यूब में टोटल 6 सरफेस होते हैं, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस है, 6 सरफेस का 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है भाई। नाउ अगर मैं इस क्यूब के वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करूं, अगर मैं इस क्यूब यानी कि घन के आयतन की बात करूं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? हां संजना, वॉल्यूम देखिए कोई भी ऐसी फिगर जो ऊपर से नीचे तक सेम है, आप कोई भी ऐसी फिगर उठाइए जो ऊपर से नीचे तक सेम है। भाई ये बॉक्स को नीचे से देखना शुरू करो, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक ही जैसा, कहीं पे आड़ा टेढ़ा नहीं हो रहा। अगर कोई भी फिगर ऊपर से नीचे तक सेम है तो उस फिगर के वॉल्यूम का जो फंडा है वह एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, कोई भी फिगर जो ऊपर से नीचे तक सेम होती है उसका जो वॉल्यूम होता है कैसे निकालेंगे? आधार के क्षेत्रफल को गुणा कर दीजिए ऊंचाई से। अब आधार जो है क्यूब का एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और हाइट इसकी आ जाएगी ए। कितनी ऊंचाई है? ए, तो ए स्क्वायर गुणा ए यानी कि ए क्यूब। ए क्यूब ये लिख लिया ना कॉपी में, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका ए क्यूब। ए क्यूब बिल्कुल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। वेरी गुड अविनाश। नाउ अगर मैं इस क्यूब के डायगोनल की बात करूं, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण डायगोनल क्या है? आप अपना कमरा देखो, जिस कमरे में जिस रूम में आप बैठे हो, इस रूम में मैक्सिमम कितनी लेंथ की रॉड आप रख सकते हो? आप जिस कमरे में बैठे हो इस कमरे में आप मैक्सिमम कितनी लेंथ की रॉड रख सकते हो, कितनी लंबी छड़ी इसमें आ सकती है? तो आप कहोगे सर ये कोना पकड़ लो और सर ये कोना पकड़ लो। ध्यान से देखिएगा अभी, और मेरे दोस्तों अगर आप इसको मिलाओगे तो ये वो मैक्सिमम लंबाई की रॉड है जो इसके अंदर आ सकती है। ये वो मैक्सिमम लंबाई की रॉड है दोस्तों जो इसके अंदर आ सकती है। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो डायगोनल जो होता है वो a√2 नहीं होता, इसका जो डायगोनल होता है मेरे दोस्तों, क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। √3 क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है। अरे बेटे विशाल, थोड़ी बुद्धि लगाओ। √3a। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने एक वर्ग है, वर्ग, ये वर्ग की साइड a है, ये a है, तो पाइथागोरस से स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, थोड़ा प्यार से समझिएगा, नीचे वाला बेस देखो, नीचे का बेस एक स्क्वायर है, ये साइड a है, ये साइड a है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं ये देखता हूं, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है भाई, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी? आप कहोगे ये जो लेंथ है जो मैं रेड रेड सी कर रहा हूं ये कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये √2a होगी, √2a होगी, √2a। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त ये लेंथ कितनी है? तो आप कहोगे सर ये लेंथ a होगी। ये लेंथ कितनी है? a। समझते रहिएगा। तो मैं आपके सामने जो पकड़ूं दिखाऊं उसको इसमें पाइथागोरस लगाओ। ये दिख रहा है, ये √2a है, ये a है, और ये डायगोनल आपको निकालना है। ये जो ट्रायंगल मैंने ग्रीन ग्रीन सा किया है इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस से √, ये √2a है, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये a है a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया। 3a स्क्वायर का √3 का √3 आ जाएगा, a स्क्वायर का ये आ जाएगा √3a। यानी कि क्यूब का जो डायगोनल है मेरे दोस्तों वो √3a होगा। क्लियर है? बोलिएगा।
ऐसे 4 डायगोनल हो जाएंगे, ऐसे 4 डायगोनल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्यूब की सारी थ्योरी थी जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अभी क्या लेटरल्स, अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया जो बेसिक है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मेरे दोस्तों, अभी क्या होता है, ये यूनिट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपके सामने समझा दिया, ठीक है ना। मैं यहां पर रुक जाता हूं, आप इसको छाप लीजिए, फिर आगे की कहानी अब सवाल शुरू करेंगे। थ्योरी इतनी ही है इसमें, क्यूब की थ्योरी इतनी ही है। विशाल 2 टाइम क्लास है बेटे अब आपकी, अर्थमेटिक का अलग और ये एडवांस का स्लॉट अलग। नहीं सौरभ, तो क्या हुआ भाई, चलिए आगे चलें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मेंसुरेशन में यूलर्स ने अपनी एक थ्योरम दी थी। यूलर्स एक बहुत अलग लेवल के मैथमेटिशियन थे, बहुत बोरिंग मैथमेटिशियन थे ये। यूलर्स थ्योरम, ठीक है ना। फॉर एनी 3D सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक छोड़ो, फॉर एनी 3D फिगर, 3D प्लेन फिगर, प्लेन, ठीक है ना। आप कोई भी 3D प्लेन फिगर बनाए, प्लेन मतलब उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, प्लेन का मतलब उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए मतलब, ठीक है ना भाई। इसमें आप कटिंग कर दो, इसमें आप कटिंग कर दो तो और भी बहुत सारे कोने बन जाएंगे। कटिंग आपको प्लेन ही करनी है, कर्व कटिंग नहीं करनी है। तो आप कोई भी 3D फिगर उठाइए जो कि प्लेन रहेगा, तो उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स, उसके एजेस और उसके फेस की संख्या में ये रिलेशन फिक्स रहता है, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। दिस इज ए फिक्स रिलेशन। एक बार सीएचएसएल के पेपर में डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी पूछा गया था, हाँ धीरज, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। क्या आप मेरी बात समझे? आप कोई भी 3D प्लेन फिगर लीजिए तो उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस और उसके जो फेसेस हैं उसमें रिलेशन ये फिक्स है, v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2। जैसे मैंने अभी क्यूब का एग्जांपल लिया, क्यूब से वेरीफाई करा देता हूं। तो क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो क्यूब के 8 वर्टेक्स होते हैं। एजेस कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 8 6 14 माइनस 12 बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर 2 आ रहा है। आप कोई भी फिगर देखिए, अगर उसमें प्लेन ही प्लेन है, कर्व नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस अभी और नंबर ऑफ फेसेस का जो रिलेशन है वो v माइनस ई प्लस एफ बराबर 2 होता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं सवालों पे, बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे। ये बताइए मेरे दोस्त, क्लियर है? सॉल्व इट। सवाल नंबर 1,
एक सॉलिड में 12 वर्टेक्स हैं, 30 एजेस हैं, तो बताइए इसके फेस कितने हैं। अभी अभी मैंने समझाया v माइनस ई प्लस एफ बटे 2, 12 वर्टेक्स हैं, 30 एजेस हैं, प्लस फेस आपको निकालने हैं, बराबर 2 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेस कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 30 माइनस का 18, माइनस 18 जब उधर जाएगा 2 प्लस 18 20, तो 20 फेस आ जाएंगे। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अभी तो आपको सवाल बहुत आसान लग रहा है, आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा होती तो ये सवाल आप कर नहीं पाते कभी जिंदगी में, समझ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं जी, आपके सामने बताइएगा। सवाल नंबर 2, if the numerical value of total surface area is equal to the volume of cube, then find the diagonal of cube। एक क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, तो आपसे पूछा है क्यूब का डायगोनल कितना है। बहुत बेसिक सवाल, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता है वो कर लेगा। भाई आप जानते हैं क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। ये क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है, a क्यूब। यहां से क्यूब की साइड क्या निकलेगी भाई, a² से a² कटेगा तो साइड 6 आ गई। क्यूब की साइड जो वो क्या रही होगी, 6। तो डायगोनल कितना होगा, 6√3। डायगोनल कितना होगा, 6√3। ए ऑप्शन। आगे चलते हैं जी, ये बताइए प्रीत क्या हुआ भाई, बताओ। सबका कमेंट आ रहा है भाई हमारे पास, वेरी गुड। चलिए, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1176 है, तो आपसे पूछा है क्यूब का वॉल्यूम बताइए। मेरे दोस्तों क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6a² बराबर 6a² होता है, जो कि क्वेश्चन में 1176 दिया है, 1176। तो आप यहां से क्यूब की साइड निकाल सकते हैं, 6 कम 6, 5 7, 6 निम्मत 54, 6 चिंग 36, a² 196, तो a 14 आ जाएगा, 14। तो क्यूब की जो साइड है मेरे दोस्तों वो 14 है। पूछा क्यूब का वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होगा वो 14 का क्यूब होगा, 14 का क्यूब। और 14 का क्यूब क्या होता है, 2744। यूनिट जी2 मैच कर सकते हैं, 4 आएगा, 2744। बताइए सवाल नंबर 4। नेक्स्ट।
आया। 3 solid iron cube of edges 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter are melted together to make a new cube. 62 centimeter cube of the melted material is lost due to improper handling. The area of the whole surface area of the newly formed cube is. देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, पहले तो आप ये समझिएगा, क्या समझिएगा, पहले आप ये समझिए कि जब भी आप किसी फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, जब भी आप किसी फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता, वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम नहीं बदलने वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ध्यान सुनिएगा। अब जैसे रिमोट ही है, अगर मैं इसको काट छांट के दूसरी फिगर बना दूं तो जितनी जगह रिमोट ये अभी घेर रहा है ना, बाद में भी उतनी ही जगह घेरेगा। अगर आप किसी सॉलिड को पिघला के दूसरा सॉलिड बनाओगे तो जितनी जगह अब घेर रहा है बाद में उतनी जगह घेरेगा। वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, ये बात समझ में आती है। तो आपके सामने 3 क्यूब्स थे, उनको पिघला के एक नया क्यूब बनाया गया। एक की साइड 4 है, 5 है, 6 है। तो जो नया क्यूब बनाया गया, मैंने नए क्यूब की साइड को ए मान लिया, तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ये वॉल्यूम होना चाहिए। पर मेरे दोस्तों हुआ क्या कि पिघलाते टाइम 62 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम खराब हो गया, वो पिघल गया, बेकार हो गया। तो वॉल्यूम इतने की बजाय 62 सेंटीमीटर क्यूब कम है। तो जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम ये होना चाहिए है भी। तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 216 और 125 की 341 है भी। और ये 64 माइनस 62 2 है भी, 64 माइनस 62 2 और 341 से 343 आ जाएगा, 343। यानी कि जो नए क्यूब का वॉल्यूम है वो 343 है, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी, 7। तो जो नया क्यूब बना है मेरे दोस्तों उसकी साइड 7 सेंटीमीटर क्यूब होगी। सवाल में आपसे पूछा है कि नए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो जो नए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वो 6a² होगा। पहली बात तो ये देख सकते कि आंसर जो भी आएगा 6 का मल्टीपल आएगा। ये दोनों ऑप्शन 6 के मल्टीपल नहीं थे, हट जाते। ये भी है और ये भी है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन से भी इलिमिनेट करना सीखे। 2 ऑप्शन तो हटते कम से कम जो गलत थे, तो हो ही नहीं सकते थे कभी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये हो गया जी सवाल नंबर आपके सामने 5। बनाइए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा। रौनक, ये चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है तो कैसे पास करोगे नौकरी। एक क्यूब का डायगोनल की लंबाई L है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा है और आंसर L की टर्म में बताना है। भाई एक क्यूब का जो डायगोनल है मेरे दोस्त, अगर क्यूब की साइड A है ना तो डायगोनल a√3 होता है, और सवाल में डायगोनल की लंबाई L बोली है, तो यहां से जो क्यूब की साइड आ जाएगी ना वो L/√3 आ जाएगी। क्यूब की जो साइड आएगी वो L/√3 आ जाएगी। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 6a²। 6a², a² की जगह रखेंगे तो L²/3 ये आ जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि मेरे दोस्त 2L² आ जाएगा, 2L²। डी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी बेसिक चीज। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। ये सारी थ्योरी मैं हटा रहा हूं अब यहां से। ये बताइएगा, डी ऑप्शन बता रहे हैं। ईच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय k सेंटीमीटर। किसी घन की प्रत्येक भुजा को k सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ जाता है। किसी क्यूब की हर एक साइड को आप लोग k सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ जाता है। तो इसके आयतन में हुई परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि ऐसे सवाल जो आते हैं कि साइड इतनी बढ़ा दी, बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ गया, साइड इतनी बढ़ा दी, एरिया कितना बढ़ गया, एरिया इतना घटा दिया, सरफेस वॉल्यूम कितना घट गया।
आपको ये समझना होगा कि टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूब का, जो टोटल सरफेस एरिया वो साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो साइड के क्यूब पे डिपेंड करता है। तो आप बताओ मेरे दोस्त, एक क्यूब की हमने हर एक साइड को बढ़ाया है तो टोटल सरफेस एरिया 44% बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि पहले एरिया 100 था तो 100 से बढ़ के 144 हो गया। ये मतलब होता है परसेंटेज में मेंसुरेशन में परसेंटेज भी मिक्स हो जाता है। भाई आपने किसी चीज को 44% बढ़ाया, इसका मतलब अगर पहले कोई संख्या 100 थी तो 100 से बढ़ के अब 144 हो गई, तभी ना 44% बढ़ी। ये टोटल सरफेस एरिया का रेशियो है, ये पहले और ये अब। ध्यान सुनिएगा, डिटेल में बता दे रहा हूं। पहले सरफेस एरिया अगर 100 था तो अब 144 हो गया, ये रेशियो हो गया मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का। तो साइड का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया साइड का स्क्वायर होता है। साइड का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट करना होगा। 100 का अंडर रूट 10, 144 का 12। मतलब साइड अगर पहले 10 थी तो अब 12 हो गई, तो 20% बढ़ गई। ये साइड का रेशियो है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? अगर डाटा कुछ और भी देता तो आप इसी तरीके से करते। वॉल्यूम साइड के क्यूब पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? पहले साइड 10 थी अब 12 होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा? साइड का क्यूब। पहले वॉल्यूम 10 का क्यूब 1000 था, अब 12 का क्यूब 1728 हो गया। आप बोलोगे जी सर 100 में जितना भी चेंज आता है किसी संख्या में वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। 100 में जितना भी चेंज करोगे वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या 100 थी, 100 से घट के 73 हो गई, तो कितनी घटी? तो आप कहोगे सर 27 घटी। मैं पूछूंगा परसेंटेज में कितनी घटी, तो आप कहना सर 27% है भाई। तो आप ये रेशियो को तो कैसे भी कर सकते हैं ना। अगर मैं यहां पे 10 से भाग कर दूं तो ये हो जाएगा, ये 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा। वॉल्यूम 100 से बढ़ के 172.8 हो गया, तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया जी मेरे दोस्त? 72.8%। बोलिए किधर है जी? सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आसान सवाल है ये। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बोलो। A solid cube is melted to form 5 solid cubes whose volume are in the ratio 1:1:8:27:27. Find the percentage by which the sum of surface area of these 5 cubes exceeds to the सरफेस ऑफ ओरिजिनल क्यूब। बहुत अच्छा सवाल है। आपके पास एक बड़ा क्यूब था, आपके पास एक बड़ा क्यूब था। अभी मेरे दोस्तों आपके पास एक बड़ा क्यूब था, उसको पिघला के 5 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं जिनके वॉल्यूम इस रेशियो में है। मतलब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं मेरे दोस्तों, मैं किसकी बात करता हूं? वॉल्यूम की बात करता हूं। तो एक बड़े क्यूब को पिघला के 5 छोटे क्यूब बनाए गए जिसके वॉल्यूम इस रेशियो में, यानी कि 1, अगर मैं मानता हूं कि इसका 1 है तो इसका वॉल्यूम 1 है, इसका 8 है भाई, इसका 27 है और दोस्तों इसका 27 है, इस रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है क्या? इसमें कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर नो समस्या, बोलोगे है भाई। तो आप बताओ जब मैंने पिघलाया, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका 1 है, इसका 8, इसका 27, इसका 27, तो जो बड़ा क्यूब होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 27, 27, 54 और ये 10, 64। बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 होगा भाई। बड़े क्यूब का ये रेशियो हटा देता हूं मैं, बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 होगा। 64 को पिघला के आपने ये 5 क्यूब बनाए, इनके वॉल्यूम ये हैं, इनके वॉल्यूम ये, आपने 5 क्यूब बनाए हैं इसको पिघला के। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई दिक्कत है? 64 अगर है बड़े का वॉल्यूम, उसको पिघलाओगे तो इन 5 का मिला के 64 होना चाहिए। देखो 64 बन रहा है। ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है। साइड का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो। 64 का क्यूब रूट 4, 1 का क्यूब रूट 1, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2,
27 का क्यूब रूट 3, 27 का क्यूब रूट 3, ये साइड का रेशियो है। ये इन सब वॉल्यूम के साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है, साइड का। आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 16 है, बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दोस्तों 16 यूनिट है, 16 यूनिट, तो इन पांचों का सरफेस एरिया कितना है? 9 9 18, 4 22 और 1 23, 1 24, 24। इन पांचों का कितना है? 24, 24 है। तो बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है और इन पांचों का जब मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा है? 24। तो टोटल सरफेस एरिया 16 से बढ़ के 24 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 8। 16 का कोई संख्या 16 थी, 8 बढ़ी, आधा बढ़ी। कोई संख्या 16 थी, 8 बढ़ी, आधा बढ़ी। आधा का मतलब 50%। अमित, हम रेशियो ले रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि सर टोटल सरफेस एरिया में 6 भी तो आता है। भाई 6 सब जगह आएगा, 6 6 6। जब आप रेशियो लोगे तो हट जाएगा ना, हट जाएगा ना। भाई मैं आपसे कहता हूं 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब है, एक की साइड 3 है, एक की साइड 5 है, उनके सरफेस एरिया बताओ। तो एक का सरफेस एरिया ये होगा, दूसरे का सरफेस एरिया ये होगा, ये होगा। जब आप लेकिन रेशियो लोगे तो 6 से 6 तो कट जाएगा ना। सरफेस एरिया का रेशियो तो 9 25 ही आएगा ना, साइड के स्क्वायर के बराबर। तो जो साइड स्क्वायर है वही टोटल सरफेस एरिया रेशियो है। कैसे बालक हैं बेटे। अरे भैया, अब आपकी क्लास 2 टाइम स्लॉट पे हो गई है, अर्थमेटिक का अलग और एडवांस का अलग। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? ये तो 2 सेकंड की बात है। चलिए आगे करेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 8। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से।
ठीक है। ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। देखिए, परसेंटेज एक टाइप का रेशियो ही है। जब आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाले सवाल करो तो आप कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो, आप हमेशा रेशियो निकाल के सॉल्व किया करो, हमेशा रेशियो निकाल के। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया साइड का स्क्वायर होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो ले लीजिए, वो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो साइड का क्यूब कर दीजिए, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। मेरी बात समझ में? अब जैसे सवाल आया, बहुत आसान सवाल है, आपके पास एक क्यूब है, इसको पिघला के 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए गए। आपके पास एक क्यूब है, एक घन है, इसको पिघला के 64 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो मेरे दोस्तों, आपके पास 64 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, इनको पिघला के छोटे छोटे एक सॉलिड क्यूब को पिघला के 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। तो मैंने मान लिया कि हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है, हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है, हर छोटे क्यूब के वॉल्यूम को मैंने 1 मान लिया। देखिए, थोड़ी बुद्धि लगाया करो, भगवान ने बुद्धि दी होगी ना। अभी आपको इस सवाल में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है टोटल सरफेस एरिया में, बड़ा क्यूब है और 64 छोटे क्यूब हैं, 64 छोटे क्यूब्स है। ध्यान से सुनिएगा, एक बड़े क्यूब को पिघला के 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, सेम साइज के। रौनक, कुछ ही मान लो जो तुमको पसंद आता हो, X 100 वट एवर इट इज, क्योंकि आपको इस सवाल में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी सरफेस एरिया की। तो भैया एक बड़े क्यूब को पिघला के 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए, तो मैंने मान लिया कि हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है, हर छोटे क्यूब का वॉल्यूम 1 है। अब ऐसे क्यूब हैं कितने? 64 हैं, एक वॉल्यूम वाले 64 क्यूब हैं। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? बड़े क्यूब का वॉल्यूम क्या 64 नहीं रहा होगा? बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 नहीं रहा होगा, बड़े क्यूब का वॉल्यूम 64 रहा होगा। उसको काटोगे 64 बराबर टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़े का वॉल्यूम 1111 आ जाएगा, हर एक टुकड़े का वॉल्यूम 1111 आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो ये वॉल्यूम की बात हो गई। तो क्या आप साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या आप साइड का रेशियो नहीं निकाल सकते? ए मतलब साइड। भाई वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब पे डिपेंड करता है। अगर मुझे साइड ही निकालना है तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दूंगा। ये वॉल्यूम 64 एक का रेशियो है, तो क्यूब रूट कर दो। 64 का क्यूब रूट 4 होता है, एक का क्यूब रूट 1 होता है। तो ये बड़े क्यूब की साइड और एक छोटे क्यूब की साइड का रेशियो आ गया। आप बोलोगे सर ये साइड का रेशियो है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया के रेशियो की बात करता हूं तो सरफेस एरिया साइड का स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है, अगर बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 16 है, तो छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। छोटे क्यूब का सरफेस एरिया, एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है। लेकिन मेरे दोस्तों सवाल पूछा क्या है कि टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ा? एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है, हमारे पास 64 छोटे क्यूब हैं, 64। अगर एक छोटे क्यूब का सरफेस एरिया 1 है तो 64 क्यूब्स का सरफेस एरिया 64 हो जाएगा। मतलब मेरे पास बड़े क्यूब का सरफेस एरिया तो 16 है, लेकिन 64 छोटे छोटे क्यूब है, उनका सरफेस एरिया 64 है। तो मेरे दोस्तों ये रेशियो कितना हुआ? 1:4। 1:4। कोई संख्या 1 से 4 हो गई तो कितना बढ़ गई? 3 गुना बढ़ी। आपके पास 1 रुपए अचानक से 4 रुपए हो जाएं तो 3 रुपए बढ़ेंगे, 3 गुना बढ़ा। 3 गुना बढ़ने का मतलब 300%। तो टोटल सरफेस एरिया 300% बढ़ेगा।
आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं 16 से कोई संख्या 64 होगी, 4 गुना हुई तो बढ़ी कितनी है? 300%, 300% आंसर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए, तो आज की बेसिक क्लास थी, कल से फिर हम इस पे अब अच्छे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक, चलो बाय।